ईरान ने जब जून में अटैक हुआ ईरान के ऊपर में इजराइल और यूएस का, तब ईरान की ये पोजीशन रही कि इसके बाद अगर कभी भी हमारे ऊपर अटैक होगा तो जो यूएस के जो भी असेट्स हैं, चाहे वो बेसेस हों, वो फेयर टारगेट होंगे, क्योंकि वो यूएस टेरिटरी है एक तरह से, भले ही वो उन कंट्रीज के अंदर है। और ये शुरू से ही ईरान की पोजीशन थी, क्योंकि यूएस की जो मेन सिक्योरिटी है, और इस बात को अरब कंट्रीज अच्छी तरह समझते हैं कि भले ही अमेरिका उनको एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करता है या अम्ब्रेला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इजराइल की सेफ्टी सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ ये है कि ये सारे कंट्रीज अब ये समझ गए हैं कि हमें अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, आपस में एक अरब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसका बिंदु होगा जीसीसी। आपको याद होगा जब चीन के साथ में और अमेरिका के निक्सन के टाइम पे संबंध हुए थे तो पाकिस्तान के थ्रू ही हुए। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है और इसे रेंटियर स्टेट अवेलेबल है। डीजे साहब आइए, हमारे टेरिटरी यूज कीजिए, दस्तरखान में हम हाजिर हैं। नमस्कार और आदाब, बहुत स्वागत है आपका आवाज द वॉइस की इस विशेष पेशकश इंडियाज वर्ल्ड व्यू विद हर्षित में, जिसमें हम बात करेंगे दुनिया जहां के खबरों की भारत के नजरिए से। एक तरफ इजराइल और यूएस और दूसरी तरफ ईरान में छिड़े इस घमासान युद्ध में न सिर्फ वेस्ट एशिया बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी इससे प्रभावित है। मगर वो देश जो इस युद्ध से छिड़ी आग के डायरेक्ट लपेटे में आए हैं वो हैं अरब स्टेट्स। सवाल ये उठता है कि इन अरब स्टेट्स के हिसाब से इस वॉर में इनका जबकि कोई रोल नहीं था, तो इसके वो डायरेक्टली इम्पैक्ट उन पे कैसे हो रहा है। और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत। वे यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। वे जॉर्डन, लिबिया में हमारे एम्बेसडर और माल्टा में हमारे हाई कमिश्नर भी रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही रेगुलरली वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट्स पर लिखते और बोलते हैं। एम्बेसडर, बहुत स्वागत है आपका इंडियाज वर्ल्ड व्यू में। थैंक यू हर्षित, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए मुझे अपने इस प्रोग्राम में। एम्बेसडर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इस युद्ध की शुरुआत करी है इजराइल और यूएस ने, और जब ईरान ने इस पे इन अटैक्स पर जो रिटेलिएट किया है उसमें तकरीबन 83% जो उनकी मिसाइल्स हैं वो इजराइल की तरफ नहीं बल्कि अरब स्टेट्स की तरफ गए हैं, और इन 83% में भी तकरीबन 50% यूएई पर डायरेक्टेड थे। तो ईरान के इस रिटेलिएशन को आप किस तरह से देखते हैं? तो हर्षित, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा पीछे चल करके देखते हैं। आपको पता है कि 1989 में 79 में जब वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ तो अयतुल्लाह ख़ुमैनी पावर में आए और शाह के रिजीम को हटा दिया गया। और उस समय उनको ये था कि अमेरिका जो है वो हर समय रिजीम चेंज के लिए लगा रहता है, जो कि पहले आपने देखा है कि 1953 में उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे इलेक्टेड थे, वो मुसादेक, उनको हटाया गया। तो एक इस तरह की फियर वहाँ पर हमेशा रहा ईरान के अंदर में, और उनको मालूम था कि जब तक अमेरिका यहाँ रहेगा तब तक हमारे साथ ये समस्या बनी रहेगी। और इसीलिए वहाँ पे एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली क्योंकि इजराइल को ईरान देखता है एक तरह से अमेरिका का पिट्ठू कहिए, या उनको ये समझिए कि उनका फ्रंटल, जिसकी वो सुप्रीमेसी उस रीजन के अंदर चाहते हैं। तो इसलिए दोनों के साथ में उनका ये एक समस्या चलती रही, और जिसको हम मैड सिंड्रोम कहते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम, कि एक दूसरे को ख़त्म करना है। हम ईरान इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता और चाहता है कि दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म हो जाए। किसी को लिटिल सैटर्न बोलता है, कभी उनको अमेरिका को बिग सैटर्न बोलता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और हमेशा से एक तरह का कोवर्ट ऑपरेशन चलते रहे, चाहे वो टेररिस्टिक ऑपरेशन हो या इस तरह से। तो अमेरिका ने के पास ये बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अपने ही कारणों की वजह से उनके भी रिश्ते इनके साथ खराब हो गए, क्योंकि ईरान तो 79 से पहले अगर आप देखें तो आयरनी ये है कि ईरान, इजराइल और सऊदी अरेबिया ये सारे अमेरिका के ग्रुप में थे एक साथ। और अब वो सारे बेसेस जो अमेरिका के बने हैं वहाँ पर, बड़े बड़े बेसेस आपने देखे तो 19 बेस हैं रफली पूरे मिडल ईस्ट के इसी एरिया के अंदर में जी। तो ईरान ने जब जून में अटैक हुआ ईरान के ऊपर में इजराइल और यूएस का, तब ईरान की ये पोजीशन रही कि इसके बाद अगर कभी भी
हमारे ऊपर अटैक होगा तो जो यूएस के जो भी असेट्स हैं, चाहे वो बेसेस हों, वो फेयर टारगेट होंगे, क्योंकि वो यूएस टेरिटरी है एक तरह से, भले ही वो उन कंट्रीज के अंदर है। और ये शुरू से ही ईरान की पोजीशन थी और इसी के लिए उन्होंने वो तैयारी करी पिछले जून 25 से लेकर के और अब तक फरवरी तक। जैसे ही इस बार अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया उनके ऊपर में, तुरंत उन्होंने रिटेलिएट इन कंट्रीज के पास किया। अगर आप इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटजी देखें तो वो इन सारे जो भी बेसिस हैं इनको इंटैक्ट नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अगर इनको इंटैक्ट छोड़ेगा तो वहां से अटैक करेंगे इसके ऊपर में। कदर अल उदैद में कतार के अंदर सबसे बड़ा बेस है। यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हुए, उसका कारण है कि यूएई जो है वो दुनिया में इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में और अपने आप को एक फाइनेंशियल कैपिटल वर्ल्ड की है, एक ग्लोबलाइज्ड स्टेट के रूप में प्रेजेंट करता है, एक मॉडर्न स्टेट के ऊपर प्रेजेंट करता है। इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में सबसे बढ़ चढ़ के बड़ा पार्टनर है। तो उनके लिहाज से ये एक वैसा कंट्री है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा वो देता है। और इसीलिए अगर आप ईरान की तरफ से देखें, जब भी स्टेटमेंट आए तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा इन लोगों से कोई मतलब इतना नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जहां जहां पर अमेरिकन और इजरायली असेट्स हैं उन सबको हम अटैक करेंगे, और वही वो कर भी रहे हैं। तो किस लिए अटैक करें उसका कारण यह है। जैसे कि एम्बेसडर आपने बात करी कि बात को ज़रा शुरू करते हैं पीछे से, तो मैं आपसे इसमें बारे में जानना चाहूँगा इस पूरे अरब के जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके बारे में। 1960s तक उस रीजन की सिक्योरिटी यूके के हाथ में थी, मगर 67 में उन्होंने बोला और 71 तक वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद से अरब देशों ने अपना खुद का आर्किटेक्चर एक क्रिएट करने का सोचा, जो कि फाइनली जीसीसी की तरह बनता है, जिसमें शुरुआत में डिस्कशंस में ईरान और इराक भी उसके पार्ट थे, मगर 79 के रेवोल्यूशन के बाद उससे बाहर हो गए। उसके बाद यूएस ने उसमें बहुत दमखम के साथ आगे बढ़ा और बोला कि इस जगह को सिक्योरिटी हम देंगे। मगर अरब स्टेट्स ने इस सब में से क्या पाया? सारे बेसिस यूएस के आज भी उन कंट्रीज में हैं, लेकिन सुरक्षा तो आप छोड़िए, उन बेसिस के होने की वजह से आज उन सब देशों पे अटैक हो रहे हैं। तो जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ती है या ख़त्म होने के बाद भी आप इस पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अरब स्टेट्स के लिहाज से कैसे बदलता हुआ और इवॉल्व होता हुआ देखते हैं? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि 2019 में जब हूती ने भी थोड़े दिन पहले ही हूती ने अटैक किया था, तो सऊदी अरेबिया की एक बड़ी अरामको की रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया जी। और वो अमेरिका की जो भी कहिए प्रोटेक्शन था, पैट्रियट का हो किसी चीज का भी हो, वो उसको बचा नहीं पाया और 50% उनका जो ऑयल प्रोडक्शन था बंद हो गया था कुछ समय के लिए। उस समय अमेरिका सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है उनके वेपन्स का और बड़ा पार्टनर भी है, उसको ये लगा कि ये सिक्योरिटी में होल है, नहीं है, क्योंकि यूएस की जो मेन सिक्योरिटी है, और इस बात को अरब कंट्रीज अच्छी तरह समझते हैं कि भले ही अमेरिका उनको एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करता है या अम्ब्रेला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इजराइल की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सुपीरियोरिटी। ये तीनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो वो कभी उनको, आप देखिए, जब भी को F-35 बेचने की बात आएगी तो यूएई को नहीं बेचेंगे, सऊदी अरेबिया को नहीं बेचना चाहते या इसको नहीं बेचना चाहते, क्योंकि वो पैरिटी हो जाएगी यूएई के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ में। तो उनको ये बात लग गई कि हम कभी भी उस पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो उनके लिए कुआं और खाई है, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ है इजराइल, तो किसकी हेजेमनी को वो करें। तो कोशिश सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में काफी रही। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो सोच रहे थे कि चलो इंक्लूसिव आर्किटेक्चर बने किसी तरह। जैसे आपको मालूम है कि ईरान ने भी एक हॉर्मुज 6 पॉइंट प्लान दिया था जिसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो, कि भाई हम ही लोग आपस में ही अपने आप में सिक्योरिटी, एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये सारे कंट्रीज मिलकर के खुद की प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं तो इजराइल को भी काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। इवन जीसीसी की आपने बात कही, अब ये 1981 से बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जीसीसी में अभी भी पूरी तरह से एक समन्वयता नहीं है। आप देखिए, इस युद्ध से पहले, आजकल इस युद्ध का एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच जो दुश्मनी थी वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब वो कोऑर्डिनेट करने लग गए हैं। कतार का ब्लॉकेट किया इन्होंने, 4 कंट्रीज ने मिलकर के, इजिप्ट को मिला करके, तो इनके आपस में भी बहुत ज्यादा वो है। तो वो चीज नहीं है कि एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन गया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो ये हुआ है लड़ाई,
अब ईरान के प्रति उनकी जो समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो अब क्या होगा कि ज्यादातर अरब कंट्रीज, और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल, दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कतार, तीसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी अरेबिया। अब इनका गेम प्लान हम इंडिया के लिए देखिए आप, इजराइल जो है वो कतार के ऊपर अटैक करता है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर अटैक करता है जी। तीसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ जाकर के एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लेता है। ये समझिए आप इसका कितना बड़ा फर्क है इन चीजों के अंदर में। तो जो सिचुएशन है वो ये सब कर रहे हैं, जैसे अब कतार है नेटो अलाई है, उनका नॉन नेटो में अलाई जिसको बोलते हैं वो है, अब वो जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप तो खैर एक उनके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि उनका कोई कंसिस्टेंसी तो है नहीं किसी चीज में, लेकिन हाँ वो चाहते हैं, ये सारे कंट्रीज जानते हैं कि बिना अमेरिका के कुछ हो नहीं सकता, तो अमेरिका का रोल बढ़ेगा दोबारा से, लेकिन नेक्स्ट प्रेसिडेंट किस तरह का रोल अपनाएगा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज ये है कि ये सारे कंट्रीज अब ये समझ गए हैं कि हमें अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, आपस में एक अरब सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसका बिंदु होगा जीसीसी। तो होपफुली ये हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे कंट्रीज जो हैं एक ही पेज के ऊपर हैं। अभी जब लड़ाई होती है तो सब एवरीबॉडी इज इन द फायरिंग लाइन, तो फायरिंग लाइन में होने की वजह से इनको तो ये दिख ही रहा है कि हमारा और कोई चारा नहीं है आपस में लड़ने के, आपस में मिलकर लड़ने के अलावा। लेकिन आज भी वो सब स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट बनाए हुए हैं। कारण उसका सिंपल है कि अगर पूरी तरह से लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान, जैसा आपने कहा, उन्हीं अरब कंट्रीज का होगा जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं। एम्बेसडर, बीच में आपने ये मेंशन किया कि यूएस की मेन प्रायोरिटी उस रीजन में, बल्कि कह सकते हैं दुनिया के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी इसराइल है। और ये हमारे व्यूअर्स इतनी दफ़ा सुनते रहते हैं कि ये एक फैक्ट बन के रह जाता है कि ये तो फैक्ट है, और फिर उसके बारे में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मगर चूंकि आज हमारे साथ आप हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये समझा सकते हैं हिस्टोरिकली, और ख़ासकर पिछले 20 साल में 30 साल में जब से सोवियत यूनियन भी जब डिसइंटीग्रेट हो गया है, कि इजराइल यूएस के लिए इतना खास क्यों है? देखिए, अब पहले जो था पूरा रीजन, आपको याद होगा अमेरिका बहुत ज्यादा ऑयल यहां से खरीदता था, डिपेंडेंट था। तो आज की डेट में अमेरिका खुद एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है ऑयल का। तो एक तरह से जो गल्फ की जो कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, वो सारी एक कंपटीटर हो गए उनके लिए एक तरह से। तो इसीलिए अब जो गल्फ कंट्रीज के जो देश हैं, इन सब ने अपनी पॉलिसी भी चेंज किया धीरे धीरे, देखते हुए। जो पिछला मैंने किस्सा बताया भी आपको ड्रोन वाला हूथी का, तो अब उन्होंने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई। उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर यह है कि जो हमारे मेजर मार्केट्स हैं हम उन पे फोकस करें। मेजर मार्केट्स हैं चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, तो उनका एशियन फोकस बढ़ गया इसमें। प्लस उन्होंने भी और ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाने की कोशिश करी। इजराइल जो है वो ऐसा देश है जो पैलेस्टाइन को सेटल करने के लिए नहीं मान रहा है, टू स्टेट सोल्यूशन के लिए नहीं मानता है। वो सारे कंट्रीज के साथ ये सोचता है कि इनके साथ हमारी जो है जानी दुश्मनी है। क्योंकि बात सच है कि चाहे भले ही इन कंट्रीज के लीडर्स इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती बनाना चाहें, लेकिन ग्रास रूट पे इजराइल के लिए आज भी इजराइल एज ए स्टेट, द पैलेस्टीनियन इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, मैं नहीं समझ पाता कि सिचुएशन कोई इंप्रूव हो पाएगी। तो वो तो होने वाला है नहीं अभी। जैसा मिंता ने कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अब उनको क्या करना है? उनको पावर यूज करना। तो पावर यूज करके जितना कैप्चर कर सकते हैं। आपको याद होगा जब ये 1948 में इजराइल बना था, तो 55% टोटल लैंड मास जो था पैलेस्टाइन का इनको दिया गया, 45% दिया गया पैलेस्टाइन को। पैलेस्टाइन ने सोचा कि भाई हमारी तो बेइज्जती हो रही है, वे तो हमारी लैंड लेकर के उनको दे रहे हैं, तो लड़ाई शुरू हुई अरबों के बीच में। वो 73 में आगे खत्म हो गई। बाद में इजिप्ट और जॉर्डन ने मिलकर के उनके साथ में पीस ट्रीटी भी कर ली। धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन पैलेस्टीन कॉज तो वहीं का वहीं रहा। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह की लड़ाई हो रही है। भले ही ऑस्लो पीस अकॉर्ड हुए, कुछ भी हुए, लेकिन उस सब के बाद में इजराइल आज भी समझता है कि वो टेररिस्ट है, और वो टेररिज्म होने की वजह से एक सिक्योरिटी की, इनसिक्योरिटी की फीलिंग इजराइल के अंदर 24/7 रहती है। इसीलिए वो उसका जो ओवर रिएक्शन करता है, और उसका नुकसान भी उनको भरना पड़ता है हर बार। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल सबसे पावरफुल कंट्री है उस रीजन का। उनकी इंटेलिजेंस सुपर है, जो हमने देखा डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी में, वो एक रिमार्केबल है। तो
उस सब के, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अमेरिका उनको सपोर्ट नहीं करता। कैसे सपोर्ट हो रहा है कि वहां पर जो जूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो सबसे रईस और सबसे पावरफुल लॉबी है, वो पूरा कंट्रोल करती है बिल्कुल एवरीथिंग। वो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते आज की डेट में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिस तरह की अप्रोचेस नेतन्याहू ने लिए वो ठीक हो। लेकिन जब एग्जिस्टेंस का सवाल आता है इजराइल की एज ए स्टेट, जूइश स्टेट, तो वो सब एक हो जाते हैं। और क्या काफी सारे वहां के लीडर्स भी हैं जूइश, सारा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर यूएस का जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो नेचुरली है कि उनको सपोर्ट करना पड़ता है। अगर कोई प्रेसिडेंट जैसे ओबामा नहीं भी करना चाहता होगा या कोई और नहीं भी करना चाहता है तो फिर भी उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि यूएस जो है बड़ा ट्रांजैक्शनल स्टेट है। वहां पर प्रेशर ग्रुप्स हैं, आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो सब डिक्टेट करते हैं वहां की पॉलिसीज को। इसीलिए दिस इज हाउ इट वर्क्स दैट कंट्री। तो दूसरी चीज ये है कि उनको मालूम है कि ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, मोस्ट रिलायबल पार्टनर है हमारा। बाकी कंट्रीज तो फिर भी रिलीजन की वजह से, किसी और वजह से दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन इजराइल तो अमेरिका के साथ हमेशा से खड़ा है। आपने बार बार स्टेटमेंट देखे हैं नेतन्याहू के, वो बार बार यही कहता है कि भाई माई बेस्ट फ्रेंड, माई बिगेस्ट पार्टनर, दे आर ऑन बोर्ड। बट दिस टाइम, दिस वॉर दोबारा सेकेंड टाइम जून के बाद से आज इजराइल की वजह से शुरू हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। एम्बेसडर, ये तो रही इजराइल की बात। अब जो एक दूसरा बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट है अरब स्टेट्स के लिहाज से, वो है ईरान। सिर्फ इस्लामिक रिजीम ईरान में होने की वजह से जो भी अरब स्टेट्स या इजराइल को भी जो इतनी परेशानी है, एक जो हमेशा एक खतरे का वहाँ पर एक जो बादल छाए रहते हैं लोगों के ऊपर, आपके हिसाब से किसमें इतना इस्लामिक रिजीम और उनके बेलिजरेंट स्टैंड्स का होना एक रीज़न है, और कितना ईरान जो स्टेट है और हिस्टोरिकली जो स्टेट उसने अपनी एक इमेज देखी है उस पूरे रीजन में, उसका क्या रोल है? जैसे कि 1957 में, तब तो इस्लामिक रिजीम वहाँ नहीं थी, शाह रूल में थे, मगर 1957 में उन्होंने बहरीन को अपना 14 प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया था। 1971 में यूएई के जो 3 स्टेट्स थे, अबू मूसा, ग्रेटर एंड लेसर तुर्क, उनको उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो अगर आप मान भी लें कि कुछ स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स, इस्लामिक रिजीम को टॉपल होता देखना चाहेंगे, लिहाज करिए, लेकिन क्या वहां पर भी उनकी समस्या खत्म होती है, या फिर जो भी ईरान में रहेगा वो उस जो एक उनकी लेगेसी रही है ईरान की, जिस तरह से वो खुद को पेश करते हैं इस रीजन में, वो फिर भी बरकरार रहेगी? देखिए, इस रीजन के अंदर में बेसिकली 4 या 5 बड़ी पावर्स हैं। तो एक सबसे बड़ी पावर सऊदी अरेबिया, इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। ईरान दूसरी पावर, तीसरा इजराइल और चौथा टर्की, और पांचवा अगर आप मानेंगे तो यूएई है इन टर्म्स ऑफ आउटरीच, इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजों में। जो पुरानी बड़ी पावर्स थी, इजिप्ट, इराक, सीरिया, वो तो आप देख ही रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। तो इस वक्त में नेचुरली है कि शाह के टाइम पे जो आपने इंसिडेंट्स बयान किए वो हैं बिल्कुल, लेकिन 47 साल हो गए इस सरकार को। तो अगर वहां के जो लोग हैं वो सैंक्शंस, देखिए अमेरिका ने 30-40 साल से तो सैंक्शन ही चल रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, उस सब के बावजूद ईरान उनको टक्कर दे रहा है। आज अगर आपने ट्वीट देखा हो अरागची का या किसी का, फॉरेन मिनिस्टर कहाँ से आया यूएस में, ईरान में, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो ईरान के अलावा जो 1 महीने तक लगातार द मोस्ट पावरफुल कंट्री को ना को चने चबा रहा। एक तरह से हिंदी में उनका रूपांतर ये होगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी रेजिलियंस है। तो जो आपने बात कही कि जो कल्चरल और सिविलाइजेशनल की, वो मैं समझता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका ने ये अटैक ना किया होता इस वक्त, या इजराइल ने नहीं किया होता, तो आप सोचिए कि रिजीम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, और थोड़े दिन के अंदर या तो रिफॉर्म करते या वो चेंज होने के चांसेस इंटरनली हो सकते थे। लेकिन चूंकि अब वो एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, तो आप ये देखिए वहां लोग, क्योंकि जो अपने आप को बहुत प्राउड पर्शियन समझते हैं, वो सब एक साथ आ गए, चाहे कितनी भी उनको समस्याएं हैं, लेकिन जब देश का सवाल आया तो वो भी एक खड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो समस्याएं इन लोगों की आपस की हैं, लेकिन उनको एक मोडस विवेंडी ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वो कोशिश इससे पहले कर रहे थे। कल की डेट में जब वॉर खत्म होगा तो ईरान की जो भी रिजीम आएगी उसको बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं
एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे अरब कंट्रीज के साथ में, क्योंकि जैसा कतार के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई ये तो हमारा सबसे बड़ा नेबर है, अब 90 मिलियन लोग हैं, हम इनको विषय तो नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए कि ये तो सब जगह नेबर्स जो है, जैसा मैं कहता हूं कि दे आर ए गिफ्ट ऑफ ज्योग्राफी बट पेन्स ऑफ द हिस्ट्री। तो ये हो सकता है प्रॉब्लम, तो इसको हमें कभी ना कभी ये देखना पड़ेगा कि ईरान के भी लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए शाह को, जिसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 1% आ भी जाता है तो अरब कंट्रीज भी खुश नहीं है, इजराइल भी खुश नहीं है उस बात से। हालांकि उसने पहले ही कह दिया कि मैं न्यूक्लियर प्रोडक्ट छोड़ दूंगा, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दूंगा, सारी चीज अमेरिका को दे दूंगा, जैसे उनके फादर ने किया था, पूरा ऑयल सारा कुछ वेल्थ उनको दे दिया था। तो वही सेम चीज होगी। लेकिन क्या वो एक्सेप्टेबल ईरान में होंगे? नहीं। 10% से ज्यादा लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। खाली नॉन रेजिडेंट ईरानियंस, एनआरआईज, वही उनको सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा इस वक्त शाह को। या अमेरिका कर सकता है या दूसरे कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज कर सकते हैं। तो ईरान के अंदर एक ईरानियन सोल्यूशन का इमर्ज होना जरूरी है, जिसमें वो ये समझेंगे कि भाई ये सारे हमारे नेबर्स हैं, हमको इनको कैसे संभालना है। जो भी ये युद्ध अभी चल रहा है, किसी को नहीं पता है कब रुकेगा, इंटेंसिटी कितनी इसकी आगे बढ़ती जाएगी। इसी लिहाज से हालांकि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है, मगर इंडिया आई थिंक बहुत ज़्यादा है। हम तकरीबन 86% अपना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि मेजॉरिटी उस रीजन से हिस्टोरिकली आता रहा है। हमारे तकरीबन 90 लाख लोग उस रीजन में सिचुएटेड हैं। अगर हम एक अंदाजे से एक परिवार में 4 से 5 लोग भी माने, तो भी आप तकरीबन मानिए 4 करोड़ लोग इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं इस वॉर से। गल्फ इकोनॉमीज अभी ही बहुत खराब तरह से परफॉर्म कर रही हैं, फ्यूचर में और भी इसके इम्पैक्ट्स हमें लगातार दिखते रहेंगे। तो उस लिहाज से आप भारत के नजरिए से इस युद्ध को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत ने हमेशा से यही कोशिश की है कि ये युद्ध कभी ना हो, बल्कि भारत नहीं, सारी दुनिया ने, और कि ईरान और इजराइल का लड़ाई जब भी होगी, फुल फ्लेजेड वॉर होगा, उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया के ऊपर होगा और रीजन के ऊपर भी होगा, उन्हीं कारणों की वजह से जो आपने बताए, और भारत के ऊपर और भी ज्यादा होगा। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे लिए ये रीजन जो है, एक्सटेंडेड नेबरहुड जो हमारा है, वो एक एग्जिस्टेंशियल कैरेक्टर है इसका। 50-60% हमारी ऑयल गैस आती है वहां से, एनर्जी सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर आती है, फूड सिक्योरिटी हो गई आपकी। तीसरी चीज, आपके 10 मिलियन लोग हैं लगभग, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो 70 बिलियन डॉलर रफली वो आपको रिमिट करते हैं, जो भारत का लगभग 1/10 हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा है। और ये हॉट मनी नहीं है, जो वहां से जो आता है वो यहीं रहता है, अनलाइक अदर एनआरआई। चौथी चीज जो है, वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे सुएज हो, चाहे बाबिल मंदब है फॉर दैट मैटर, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईरान और मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज, और इसीलिए सरकार ने सबसे बड़ा फोकस अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी पे किया। और मैं कहता हूं कि बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी हमारी रही, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, सारे कंट्रीज के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और ये ट्रांजैक्शनल से एक स्ट्रेटेजिक होगी। ये इस सरकार की बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो ये एक हमारा अचीवमेंट है। लेकिन इम्पैक्ट जो वॉर में हमें कोई लेना देना नहीं, हम उसको चाहते हैं कि ना हो, हम सोचते हैं किसी तरह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, उसका इम्पैक्ट हम पे बहुत ज्यादा होने वाला है इन्हीं कारणों की वजह से। देखिए, सबसे बड़ी बात, इमीडिएट इम्पैक्ट होगा ऑयल और गैस पे। हालांकि हमने डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल्स हों, चाहे वो 40 जगह से हम मंगा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहां से भी आता है ऑयल या गैस, उसमें डिसरप्शन तो होता ही है। और डिसरप्शन क्या, हम सेकंड बिगेस्ट मार्केट है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए जी। तो हमको वहां से आना बड़ी जरूरी है। रशिया से आ रहा है या वेनेजुला से आए या कहीं और से आए, अमेरिका से भी आ रहा है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन उनकी जो ये मैं कहूँगा पेट्रो कंपटीशन चल रहा है इन कंट्रीज के बीच में, उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर होगा, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं बहुत बड़े उसके ऊपर में। ऊपर से हमारी एम्प्लॉयमेंट पे, अब इन लोगों को मान लीजिए हम वापस लाते हैं, कितने ला सकते हैं? मैंने कई बार इवैक्यूएशन किया है, मैक्सिमम हमने 2 लाख लोग, 1,70,000 इराक से किया, बट अब हम देख रहे हैं कम से कम 1 करोड़ की बात हो रही है जहाँ पे। तो इतना आसान नहीं है उन सबको लाना, हालांकि बहुत सारे आ गए। और चूंकि हमारी जो पॉलिसी चल रही है उसके चलते आप सबके हाथ से निकाल सकते हैं अपने लोगों को,
ईरान से भी हमने 1000 से ऊपर लोगों को निकाल लिया, और किसके थ्रू निकाला? अजरबैजान और आर्मेनिया के थ्रू। सो ये जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि हमारे लिए इसका युद्ध का इमीडिएट रोकना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सब लगे हुए हैं, अपनी तरफ से बातचीत कर रहे हैं सारे लीडर्स के साथ में, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा रास्ता पाया जाए। अब आज जयशंकर जी वहाँ G7 समिट में गए हुए हैं, जो प्रधानमंत्री ने सारे लीडर्स के साथ बात करी। तो मेरा मानना यह है, और उनका भी, और इसी कारण से है कि जो भी फ्लो चल रहा है हॉर्मुज में, इंडिया के शिप्स अभी आ ही पा रहे हैं लगातार। तो हमारे ऊपर हो सकता है कि इम्पैक्ट कम हो, लेकिन डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट होगा। आपने बात करी वॉर रुकने की, और हम ये देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल और यूएस जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे वॉर में, उसमें एक यूएस ही इकलौता ऐसा स्टेक होल्डर है जो कुछ इशारों में बोल रहा है कि वो वॉर रोकना चाहते हैं। और लगातार इस्लामाबाद से बात भी चल रही है। हालांकि शुरुआत में ईरान ने उसको दरकिनार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, मगर अभी फिर भी बातें चल रही हैं। आप पाकिस्तान के उभरते हुए रोल को आप किस तरह देखते हैं? आसिम मुनीर के उस पहले लंच जो व्हाइट हाउस में उनका हुआ था पिछले साल जून में, उसका इससे क्या कनेक्शन आप देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ उनका एक डिफेंस एग्रीमेंट है, तो ईरान कितना इस चीज़ से कंफर्टेबल होगा कि पाकिस्तान जैसा देश इसमें मीडिएटर का एक रोल निभाए? देखिए, ईरान और पाकिस्तान नेबर्स हैं। आई मीन 47 के बाद से नेबर हो गए। वैसे तो हम ही नेबर्स थे, डिफिकल्ट नेबर है, उन आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किया हुआ है। लेकिन ईरान का ऑयल और गैस सबसे ज्यादा जो इजीली पाकिस्तान को जा रहा था चाइना के बाद, डायरेक्टली सैंक्शंस के बावजूद, थ्रू देयर ओन एरियाज। उनके बीच में आपस में तालमेल भी है, कई चीजों में कम्युनिकेशंस हैं। रहा बात यूएसए की, आपने बात किया फील्ड मार्शल मुनीर की, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अच्छी मित्रता है उनकी, जो भी कहिए, वट एवर रीजन, इट शोज द लेवल बेसिकली ऑफ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। तो वो अपने एंगल सोचते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो जोकर ऑफ द पैक, इजराइल, वहां तो इनमें से कोई नहीं पहुंच सकता। उसमें तो खाली इंडिया ही कर सकता है, और इजराइल जब तक कुछ नहीं करेगा, जब तक यूएस उसको नहीं बोलेगा। तो यूएस, इवन देन आईडीएफ ने, उसने कहा कि आईडीएफ डिसाइड करेगी कब रुकना है वॉर, और लड़ाई चलती जा रही है लगातार। तो पाकिस्तान का एक चीज है, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का, जैसे कई बार मैं कहता भी हूं कि पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू है जो उसको एनकैश करता है बड़ा। तो उसको हमें सोचना चाहिए कैसे। आपको याद होगा जब चीन के साथ में और अमेरिका के निक्सन के टाइम पे संबंध हुए थे, तो पाकिस्तान के थ्रू ही हुए थे। तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है, और इसे रेंटियर स्टेट अवेलेबल है। डीजे साहब आइए, हमारे टेरिटरी यूज कीजिए, दस्तरखान में हम हाजिर हैं। ये उसका एक फायदा है, तो उसको मौका नहीं चुकाता। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब 9/11 हुआ था, मैं मॉस्को में था, हमारे एक मंत्री आए हुए थे, मैं बताऊंगा नहीं नाम। तो जैसे हुआ तो CNN और CBC वाले सब आए कि साहब इमीडिएटली आप कमेंट दे दीजिए हमारे यहाँ से। ओ, मैं सोचते ही रहे क्या कमेंट दें, जाके इंडियन मीडिया से बात किया, उससे नहीं किया इंटरनेशनल। अभी हम पहुंचे, देखे टीवी, वहां पे मुशर्रफ अपना नीला पहन करके बैठा है, कंडेम कर रहा है टेररिज्म को, अटैक्स को। ये है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरी चीज, वहां की मिलिट्री जो है, अमेरिकन पेंटागन में उनकी ISI CIA के साथ में, इसे नॉन नेटो अलाई ऑल्सो। तो वो सारी चीजें उनकी मिलकर के उनको एक वो कंफर्ट लेवल दे देती है। तो ये चीज आप देख लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया से कंपेयर करें, क्योंकि इंडिया में आज एक हमारी प्रधानमंत्री, मैं कहूंगा ऐसे हैं जो उठा के फोन उसको बोल सकते हैं भाई ये मत करो। बिल्कुल। प्रेसिडेंट पुतिन को कह सकते हैं दिस इज नॉट नीड ऑफ वॉर, सामने कौन बोल सकता है जी। दूसरा, इरानियन प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, अपने लिए शिप बजा रहे। तो इंडिया फिगर्स वेरी प्रोमिनेंटली इन एवरीबडीज डिजाइन, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है जैसे इंटरलोक्यूटर के रूप में है, भाई 10 ले गया, वो 15 पॉइंट पीस प्लान उन्होंने दे दिया, अब उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो इनको दे दिया, ये काम कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे इंडिया के नज़रिए से है कि हमने देखा है कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जैसे आपने बताया कि इजराइल भी है और ईरान भी है,
और गल्फ स्टेट्स हमारे लिए बड़े बेहद ही इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के। अब हम साथ ही साथ उनसे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, ऑयल से अलग इन्वेस्टमेंट्स में भी, टेक्नोलॉजी में भी। और जहाँ पीस नहीं है वहाँ बिजनेस भी नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं उस रीजन में। और जिस तरह से हम इंगेज करते हैं उस रीजन के साथ, जो कि मेरे लिहाज से, आप मुझे करेक्ट करेंगे, कि वो बायलेटरल ज़्यादा है, स्पेशली विद द गल्फ जी। तो आप एक ये देखते हैं आगे फ्यूचर में कि इंडिया और ज़्यादा ध्यान देगा और ज़्यादा एंगेज करेगा गल्फ स्टेट्स के साथ एज अ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग में, जो कि 2024 में शुरू भी हुआ है। जी। मगर उसमें और ज़्यादा एनर्जी के साथ वो आगे चलेगा। नहीं, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, बात ये है कि अगर आप अरब कंट्री से बात करें तो वो चाहते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। मैं जब 2008 में दिल्ली में देखता था इस रीजन को, जी, सारे एम्बेसडर आके मुझे बोलते थे, साहब अपने लोगों को आप भेजिए वहाँ पर, जो सिक्योरिटी के हैं, डिफेंस वाले हैं, उनको, रिटायर्ड लोगों को वहाँ पर लगाइए। इंडिया बी ए सिक्योरिटी प्रोवाइडर? अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट आज का नहीं है, ये 2008 से वो अल्टरनेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इज ए प्रेफर्ड ऑप्शन, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम किस हद तक जाएं। और जैसा आपने कहा कि हमने वही एक बायलैटरल वे में डिस्कस किया था कि हम इनके प्रॉब्लम्स में पचड़ में ना पड़े, हम एक नॉन प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, नॉन इंटरफेयरिंग अप्रोच को अप्लाई करते हैं। वो एक अच्छी अप्रोच है, उसने सर्व किया है हमारा इंटरेस्ट काफ़ी कुछ। लेकिन अब जब आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे या चेंजिंग ग्लोबल सिनारियो में आ रहे हैं, तो अगर वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बड़ा रोल हो, आप एक दिखें दुनिया में कि हम कुछ कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं उस चीज़ को। और हमारे लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भी ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्रीज हैं। तो हमें तो इनके साथ में एग्जिस्टेंशियल, जैसे मैंने कहा, कनेक्टिविटी है, हिस्टोरिक है, सिविलाइजेशनल टाइज है हमारी इनके साथ में, तो हमें तो और भी ज़्यादा इसके अंदर होना चाहिए। आई मीन गवर्नमेंट ने बहुत से काम किए हैं। सबसे मैं तो समझता हूँ पूरी फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई जूल माना जाएगा तो इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी मानी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन यह है कि अब जो भी सिचुएशन बहुत बदल रही है, हमारा IMEC कॉरिडोर भी बन रहा है, I2U2 में भी आप बन गए, आप INSTC भी है जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें सारे ये कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो नेचुरली है कि हमें और भी ज़्यादा स्टेक्स लेने पड़ेंगे। एक आध बार मैंने पढ़ा डॉक्टर जयशंकर का कि भाई देयर विल बी कॉस्ट एंड वी आर रेडी टू बेयर देम। तो व्हेन यू टेक दिस हैपेंस, तो मेरा ख्याल से हमें करना चाहिए और भी ज़्यादा है। और बल्कि ये ना एजाइल डिप्लोमेसी की बहुत आवश्यकता है। चलिए एम्बेसडर त्रिगुनायत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने में, और हमारे व्यूअर्स को जो आपका सालों साल का एक्सपीरियंस है इस रीजन को लेकर के और इंडियन डिप्लोमेसी में, वो आपने हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास बातचीत एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत के साथ, जिसमें उन्होंने गहराई से चर्चा करी गल्फ के बदलते हुए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की, यूएस और इजराइल के बीच खास संबंधों की, पाकिस्तान की, और जाहिर सी बात है भारत की। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हम मिलेंगे अगले शो में एक नए चेहरे के साथ, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।